नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मुख्तार अंसारी के बेहद नजदीकी और कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसकी हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए कराई गई थी, जिसके लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि माफिया से नेता बने अतीक अहमद के अशरफ नाम के दोस्त ने इसके लिए सुपारी दी थी और ये पूरी डील पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुई थी। बता दें कि कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 6 पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। कचहरी के एंट्री गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को परिसर में दाखिल होने वाले लोगों की चेकिंग में लापरवाह बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। तो संजीव जीवा की बीते दिनों कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि संजीव जीवा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट पड़ोसी देश नेपाल से उनको दिया गया था और ऐसे में विजय ने कई खुलासे किए हैं। शूटर विजय कई खुलासे लगातार कर रहा है और ऐसे में उसने ये बात की भी जानकारी दी है कि किलिंग से पहले 5,000 रुपए और एक रिवॉल्वर दी गई थी और ये पूरा मामला 20 लाख की फिरौती का है। 20 लाख रुपए देने के बात कही गई थी और ऐसे में अब देखिए कि 6 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन पे गाज गिरी है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो कोर्ट परिसर के बाहर एंट्री गेट पे खड़े थे। उनको चेकिंग करनी थी, लेकिन चेकिंग में लापरवाही निकल के सामने आई, जिसके बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। संजीव जीवा को गोली से भून दिया गया और इसके बाद से विजय की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम सवाल उससे पूछे जा रहे हैं पुलिस को द्वारा और ऐसे में कई अहम खुलासे भी लगातार विजय कर रहा है। तो मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ कई अहम जानकारी भी विजय से उगलवाने में पुलिस लगी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए कई अहम खुलासे हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि संजीव जीवा के हत्याकांड के तार जो है वो नेपाल से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए हर एक पहलू को अब जोड़ के देखा जा रहा है। पुलिस सघन जो है इसकी जांच कर रही है। हर एक चीज को लेकर बाकायदा विश्लेषण किया जा रहा है। कार्रवाई भी हम लोग को देखने को मिली है। जो लोग कोर्ट सुरक्षा में तैनात थे और जिनकी लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है, तो उन लोगों को भी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। जो पूरा जो कह सकते हैं कि प्लान है उसको देखा जा रहा है और जो आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उससे भी पूछताछ अब लगातार की जा रही है। कई अहम सुराग भी इस दौरान जो है पुलिस को हाथ में लगे हैं। कई नई चीजें जो है वो निकल के सामने आई हैं। बात की जाए तो इस पूरे मामले में अब प्रशासन भी सतर्क होते हुए नजर आ रही है, अलर्ट हो चुकी है। 6 पुलिसकर्मियों पे गाज गिरी है। प्रियम, बिल्कुल, देखिए चूंकि एक बड़ी लापरवाही थी कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके से हथियार को लेकर पहुंच जाना और वहां पर इस तरीके से घटना को अंजाम देना, तो जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी इस पूरी कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की, उन लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है वो की गई है। इस शूट आउट में जो 6 पुलिसकर्मी थे लापरवाही बरतने के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया है और आगे जो है वो इसको लेकर जांच भी जो है वो चल रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ चीजें इसमें निकल के सामने आती हैं। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसका खुलासा विजय ने खुद किया है कि अशरफ के द्वारा ये सुपारी, ये फिरौती दी गई थी और 5,000 रुपए हत्याकांड के पहले दिए गए थे। इसके साथ साथ रिवॉल्वर भी उनको थमाया गया था। बिल्कुल, देखिए ये सभी तथ्य जो है वो निकल कर सामने आए हैं और अभी भी लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। उसमें लगातार इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही कि जो हथियार आए थे उन चीजों को उसने कबूला भी है कि कहां से वो लाया, किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके पीछे का मकसद था, क्यों इस तरीके से उसने कोर्ट के अंदर वकील की ड्रेस को क्यों चुना वहां पर। तो साफ तौर पर उसने कहा कि वकील की चूंकि वहां पर संख्या अधिक होती है कोर्ट के अंदर, तो ऐसे में वहां पर वकील बनकर जाने में सुरक्षा भी जो है, जो जांच है वो भी कम होती है और इसीलिए वो आसानी से अंदर हथियार ले जा सका और वहां पर जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ जहां अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी
अस्पताल के बाहर और दूसरी ओर ये जो कोर्ट रूम में ये हत्या हुई है और अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मी बन के वो शूटर गए थे और कोर्ट रूम में वकील बन के ये शूटर गए थे। तो देखिए किस तरीके से इस साजिश की प्लानिंग की जाती है और पहले से ही समझा जाता है कि कहां पे किस तरीके की आसानी होगी जिससे हम ये हत्या को अंजाम दे पाए। प्रियम, बिल्कुल देखिए, इसको लेकर बारीकी के साथ में प्लान तैयार किया गया कि किस तरीके से जीवा तक पहुंचना है, किस तारीख को उसकी पेशी है, कितने बजे वो वहां पर पहुंचेगा, उसकी सुरक्षा की बाकायदा रेकी करी गई होगी और उसमें इन सब चीजों को देखा गया कि किस तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, किस समय वो कोर्ट में पहुंचेगा, किस तारीख को उसका मुकदमा जो है वो लगा हुआ है। तो इन सभी चीजों के साथ में एक प्रॉपर प्लान वे में इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। जीवा हत्याकांड में जो है वो सुनील लाठी का कनेक्शन जो है वो तलाशा जा रहा है। इस पहलू पर भी जांच करने की बात जो है वो अब निकल के सामने आ रही है। जीवा का जो साथी मुन्ना बजरंगी की हत्या जो है वो बागपत जेल में हुई थी, उसमें सुनील लाठी जो है मुख्य आरोपी बनाया गया था। अब इसमें भी कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन को देखा जा रहा है कि क्या उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसमें इस तरीके से घटना हुई है। इनके अपराधों के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, उनको भी देखा जा रहा है कहां पर क्या स्ट्रक्चर रहे हैं, कहां पर क्या इन लोग की लड़ाइयां रही हैं, किस तरीके से आपसी कह सकते हैं कि ये जंग जो है वो रही है। तो इन सभी चीजों के कनेक्शन को भी तलाशा जा रहा है। पुलिस हर एक चीज को, पहलू को बारीकी के साथ में जांच कर रही है। देखना होगा क्या चीजें कुछ निकल के सामने आती हैं। जी बिल्कुल, और भी राज क्या उगलता है विजय, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम तमाम जानकारियों के लिए। तो वही अहम जानकारी, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय सीतापुर दौरा है। आज 2 बजे सीतापुर के नेमी शरणाए जाएंगे अखिलेश यादव आज नेमी शरणाए में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अखिलेश यादव कल नेमी शरणाए में सपा का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे अखिलेश यादव। प्रशिक्षण शिविर में नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है समाजवादी पार्टी और ऐसे में आज सीतापुर दौरा है अखिलेश यादव का। कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में भी जाएंगे अखिलेश यादव। नेमी शरणाए में उनका रात्रि विश्राम होगा और प्रशिक्षण शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। धरातल पे उतरते हुए अब समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब जुटती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है और इसी संदर्भ में अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। एक के बाद एक कई कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय ये सीतापुर दौरा है। आज सीतापुर पहुंचेंगे। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो नेमी शरणाए जाएंगे अखिलेश यादव। तो बता दें आज नेमी शरणाई में ही रात्रि विश्राम करेंगे अखिलेश यादव। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके बाद से अगले दिन प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। उसमें कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद करेंगे, मूल मंत्र देंगे और एक के बाद एक उनका ये दौरा रहने वाला है। तो अखिलेश यादव 2 दिवसीय सीतापुर दौरे पर है। आज नेमी शरणाई में ही रात्रि विश्राम करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो कल नेमी शरणाई में सपा का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम होना है जिसमें शिरकत करने वाले हैं। नेमी शरणाई में रात्रि विश्राम करने के बाद कल इस शिविर में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी उनके द्वारा किया जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये प्रशिक्षण शिविर होगा और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है 2024 के और ऐसे में अब तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जा रहा है, मंत्र भी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का बैक टू बैक कई जगह अब कार्यक्रम है। पिछले दिनों भी वो लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, प्रशिक्षण शिविर था और ऐसे में एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सीतापुर में भी उनका प्रशिक्षण शिविर है। नेमी शरणाई में वो आज 2 बजे पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद से कल सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम होना है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, संवाद भी करेंगे, मूल मंत्र भी देंगे और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में जुटते हुए नजर आ रही है। तो कल नेमी शरणाई में सपा का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है और ऐसे में अखिलेश यादव अब धरातल पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वहीं पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर एफआईआर मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। बम बम महाराज ने कोर्ट में दायर की है याचिका, जिसपे सुनवाई होने जा रही है। कई दिनों से बताते चले कि जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान, और ऐसे में 28 मई को ये प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया था और अब देखिए उनके खिलाफ एफआईआर की मांग हो रही है। इसको लेकर कोर्ट में अर्जी भी दायर की गई है और मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि बम बम महाराज ने ये कोर्ट में अर्जी दायर की है, याचिका दायर की है और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था, पार्ट 2 चल रहा था आंदोलन का और 28 मई को खत्म हो चुका था। ऐसे में अब ये जानकारी निकल के सामने आई है कि बम बम महाराज ने कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पे आज सुनवाई होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी आज। तो अहम जानकारी, अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलवानों के एफआईआर से जुड़ी हुई उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसकी याचिका भी दाखिल की गई है, जिसपे आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बम बम महाराज ने कोर्ट में याचिका दायर की है। बताते चले कि पटियाला हाउस कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पटियाला हाउस कोर्ट में बम बम महाराज की याचिका पर सुनवाई होगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर एफआईआर की मांग उन्होंने की है और इस पे याचिका भी उन्होंने दायर की है। तो वहीं सपा नेता आजम खान से जुड़े 5 मुकदमों पर सुनवाई होगी। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई होगी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम है अभियुक्त, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी है अभियुक्त। कोर्ट में आज अब्दुल्ला के गवाहों की होगी गवाही। बता दें आज कोर्ट में पेशी पर आएंगे आजम खान, पत्नी और बेटा अब्दुल्ला भी कोर्ट पहुंचेंगे। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 ऐसे मुकदमे हैं जिसको लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान आजम खान भी कोर्ट में पेशी के लिए आएंगे, उनकी पत्नी, उनकी बेटा भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी अभियुक्त हुए। बता दें कोर्ट में आज अब्दुल्ला के गवाहों की गवाही होगी। 5 ऐसे मामले हैं जिसपे सुनवाई होगी। बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ 2 प्रमाण पत्र की याचिका दायर किया गया है और ऐसे में आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पत्नी और बेटा भी कोर्ट पहुंचेंगे, आजम खान भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो बता दें सपा नेता आजम खान से जुड़े 5 मुकदमों की सुनवाई होने जा रही है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे आजम खान के मामले में फिर से सुनवाई होने जा रही है। इस बार रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई होगी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम है अभियुक्त और इस मामले में बता दें कि उनका बेटा भी अभियुक्त है, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी है अभियुक्त। और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह करेंगे बड़ी जनसभा। 11 जून को बृजभूषण गोंडा में करेंगे जनसभा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे जनसभा। बालपुर के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में करेंगे जनसभा। तो बृजभूषण गोंडा में जनसभा करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे जनसभा। बालपुर के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में करेंगे जनसभा। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले एक जनसभा भी उनके अयोध्या में होने वाली थी, रैली होने वाली थी, जो कि रद्द हो चुकी थी। अब ऐसे में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह करेंगे बड़ी जनसभा। 11 जून को बृजभूषण गोंडा में जनसभा करने वाले हैं और बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। गोंडा में 11 जून को यह जनसभा होगी। बालपुर के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में जनसभा करेंगे। बड़ी जनसभा उनकी तरफ से की जा रही है और ऐसे में 11 जून की तारीख बताई जा रही है जब ये
जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और 11 जून को गोंडा में जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो बालपुर के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में जनसभा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह। बता दें गोंडा में 11 जून को यह जनसभा होने वाली है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या में भी एक रैली होनी थी और जो कि रद्द कर दी गई थी और ऐसे में अब ये रैली गोंडा में होने वाली है। बृजभूषण शरण सिंह का घर भी गोंडा में है, ऐसे में बड़ी जनसभा होने वाली है। बता दें बालपुर के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में जनसभा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का सत्तारूढ़ महागठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को वैसे ही रोकेगा जैसे उनके पिता लालू प्रसाद ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता ने कहा है कि विपक्षी दल केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साथ आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर अतीत में किए गए वादों को पूरा करने में भी विफल रहने का आरोप लगाया है। सुनिए और क्या कुछ कहा है। सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाहेगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले। ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप का दम नहीं आप लोगों का। हम लोग खड़े हैं। क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है। रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के पहले मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की टीम ईडी दफ्तर पहुंचे। मेडिकल जांच की रिपोर्ट के बाद अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गिरफ्तारी कोलकाता में, हड़कंप झारखंड में। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी से सियासी टेंशन। क्या झारखंड की सियासत में आने वाला है भूचाल? क्या गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई बड़े राज? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? तो झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में 2 बड़े धुरंधरों की गिरफ्तारी हो गई है। जी, ये गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही अमित अग्रवाल हैं जो कोलकाता के कारोबारी हैं और झारखंड सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो वहीं दिलीप घोष बंधु टी स्टेट कंपनी के मालिक हैं। दोनों की गिरफ्तारी बुधवार देर रात कोलकाता से हुई। इससे पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई। अब गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। कैसे, अब वो भी देखिए। इस गिरफ्तारी के बाद पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए हेमंत सरकार को ही रडार पर ले लिया। कैसे, वो अब देखिए। मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड की सत्ता को चलाने वाला मशहूर बिचौलिया अमित अग्रवाल झारखंड ईडी की कार्रवाई में दूसरी बार गिरफ्तार हुआ है। गहराई से जांच होगी
तो न जाने कितने और सफेदपोश चेहरे एवं कई बेईमान पुलिस एवं प्रशासन के नौकरशाह बेनकाब होंगे जो दलाल अमित को झारखंड की सत्ता का गॉडफादर और सुपर मुख्यमंत्री मानकर उसके आदेश पर सारे गलत काम किया करते थे। अब तो कई अफसर ही अनौपचारिक बातचीत में बताते हैं अमित को लूटने एवं सत्ता को चलाने के साथ ही केस मुकदमा करवाने का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि विरोध करने में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं किया करता था। वही मरांडी ने आगे कहा कि अमित रांची आने पर कहाँ रहता था, किन लोगों से मिलता था, कौन कौन अफसर उससे रात के अंधेरे में मिलने के लिए लाइन लगाते थे। अमित प्रेम की उंगलियों के इशारे पर नाचते और गलत करने वाले छवि रंजन अकेले नहीं थे। आगे जांच बढ़ेगी तो कई बड़े चेहरे उजागर होंगे। अमित के स्वागत सत्कार में पुलिस के दारोगा स्तर के अफसरों की अघोषित ड्यूटी एवं पुलिस की फौज किसके कहने पर कौन लगाता था। ईडी अगर इन सब के बारे में सख्ती से पूछताछ करे तो ऐसे कई सारे चेहरे बेनकाब होकर जेल जाएंगे जिन्होंने दलाल बिचौलियों की साठगांठ से झारखंड को लूटकर रसातल में पहुंचा दिया है। यानी बीजेपी हमलावर है और ईडी की इस कार्रवाई में जांच की आज क्या सरकार तक पहुंचने वाली है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल ईडी ने कोर्ट को बताया था कि प्रदीप बागची ने जिस जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को ये जमीन बेची थी उस कंपनी का अघोषित मालिक अमित अग्रवाल है। बागची ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी रेल बनाकर 2021 में जमीन दिलीप घोष को 7 करोड़ रुपए में बेचती थी, जबकि उस वक्त जमीन की सरकारी दर पर 20 करोड़ रुपए कीमत थी। यही नहीं, इसके लिए दिलीप घोष ने बागची के खाते में सिर्फ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। बाकी की रकम का भुगतान फर्जी चेक के माध्यम से दिखाया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी के साथ साथ 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर और कई दस्तावेज मिले थे। इस मामले में जांच एजेंसी ने 14 अप्रैल को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा प्रदीप खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। उन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। खैर, ईडी के हत्थे चढ़े इन 2 आरोपियों से उम्मीद है कि कई सारे राज उंगलेंगे और झारखंड में हुए जमीन घोटाले के कई राज भी खुलेंगे। मगर सवाल सबसे बड़ा ये, क्या वाकई में इस जांच की आंच हेमंत की सरकार को भी अपनी चपेट में लेने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और लखनऊ कोर्ट में हुए हमले के बाद सियासत काफी जोरों पर है। सपा और बसपा योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। गुरुवार सुबह योगी आदित्यनाथ केजीएमयू अस्पताल में अधिकारियों के साथ मिले और बच्ची को हर संभव सहायता देने की बात कही। वहीं शुरू भी कर दिया है। दिन दहाड़े, वो भी कोर्ट परिसर में, वो भी जज के सामने ही कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात में घायल हुए पुलिसकर्मी और छोटी बच्ची का इलाज लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। लेकिन अधिकारियों के साथ गुरुवार सुबह उस बच्ची का हालचाल जानने पहुंचे और सरकार के हर संभव मदद देने की बात कही है। कोर्ट परिसर में हुए संजीव जीवा हत्याकांड के बाद से यूपी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या अब यूपी में बस ठोको मॉडल चलेगा? सवाल ये कि क्या ऐसे ही शूट आउट चलेगा? पहले अतीक अशरफ और उसके बाद संजीव जीवा। 1.5 महीने के भीतर इन घटनाओं से मानो सियासी भूचाल भी आ गया है।
मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक राज्य की सरकार पर सियासी सवाल पूछ रहे हैं। मायावती का ट्वीट किया है, लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर योगी सरकार पर करारा हमला किया था। देखिए, आप भी वही पूछ रहे हैं, आप भी वही पूछ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कह देगी तो कहेंगे कि समाजवादियों ने मरवा दिया। बहुत धन्यवाद आपका। ये बात आप समझते हो, इसलिए मुझे बोलना नहीं है। वहीं इस घटना के पीछे बीजेपी विपक्ष का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना है कि शूटआउट के पीछे विपक्ष का हाथ है। बीजेपी सांसद का कहना है कि राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए शूटआउट विपक्ष द्वारा कराया गया हो। लखनऊ कोर्ट में हुई घटना पर पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर हमला ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर जाने के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, उसके बाद भी हमलावर उन सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर घटना को अंजाम देते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।